नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो लखनऊ से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लखनऊ में चुनाव के प्रथम चरण का आज से आगाज हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन होगा। पहले चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वह आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो 3 बजे तक चलेगी। सहारनपुर, कैराना में नामांकन होगा। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में आज से नामांकन शुरू होगा। 8 लोकसभा सीटों में से 7 सामान्य, 1 सीट एससी आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन के लिए अंतिम तिथि जो है वो 27 मार्च रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च को नाम वापसी होगी। तो प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 143 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 76,23,000 पुरुष और 67,14,000 महिला वोटर्स हैं। 824 थर्ड जेंडर वोटर्स भी इसमें शामिल है। कुल 7,693 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 14,842 मतदेय स्थल इस बार बनाए गए हैं पहले चरण के चुनाव के लिए। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा जो है वो एक कैंडिडेट की तरफ से 95 लाख रुपए जो है वो निर्धारित की गई है। आरओ एआरओ कार्यालय में 5 लोग ही नामांकन के दौरान प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पहले चरण के चुनाव के लिए आज से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वो रहेगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत पर जो है यहाँ की 8 सीटों पर जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वोटों की बात करें तो कहीं न कहीं ये 19 अप्रैल को जो है इस पे यहाँ पर जो है वोटिंग होनी है। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए तमाम ये जो सीटें हैं कहीं न कहीं यहाँ पर अभी ना तो सपा ने और न ही बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। और हम पीलीभीत की बात करें तो कहीं न कहीं पीलीभीत की सीट जो है कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि वहां से वरुण गांधी जो है चुनाव लड़ते थे। फिलहाल इनको भी यहाँ से टिकट नहीं दिया गया है और सपा भी अभी जो है अपने प्रत्याशी वहां से नहीं उतारे हैं। चाहे मुरादाबाद की बात करें तो वहां से भी ना तो अपने प्रत्याशी उतारे, तो कहीं न कहीं एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले वहां से अपना प्रत्याशी उतारे, उसके बाद जो है सपा प्रत्याशी उतारे। और देखा जाए कहीं न कहीं ये चुनाव पश्चिम से शुरुआत होनी है और पश्चिम की बात करें तो कहीं न कहीं आरजेडी का गढ़ माना जाता है। और पिछली बार भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए आरजेडी भी इस बार गठबंधन में शामिल है और उसके साथ भी, क्योंकि जब पूरब से पश्चिम से चुनाव की शुरुआत होती है तो कहीं न कहीं पूरब तक जाती है, तो कहीं न कहीं काफी महीनों में अहम माना जा रहा है। और प्रत्याशियों की बात करें तो अभी तक किसी प्रत्याशी ने नहीं अपने प्रत्याशी जो है पार्टियों ने नहीं उतारा हो और लगातार जो है इसको लेकर मंथन चल रहा है। हम अगर आजमगढ़ की बात करें तो वहां से भी प्रत्याशियों की बात करें वहां से भी नहीं उतारा। रामपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो रामपुर से आजम का गढ़ माना जाता है, वहां से भी अभी प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया। फिलहाल आजम खान जो है वो जेल में है और उनका ही गढ़ माना जाता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशियों को वहां पर किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया कौन से प्रत्याशी होंगे। और तो देखा जाए इसको लेकर लगातार जो पार्टियों पर लगातार बैठक चल रही है, कौन से प्रत्याशी वहां पर उतारे जाए, कौन से प्रत्याशी बनाया जाए, और लगातार इसको चर्चा का विषय बनी। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए पीलीभीत की जो सीट है वो चर्चा का विषय इसलिए बनी क्योंकि वहां से प्रत्याशी जो है वरुण गांधी है। और फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीलीभीत से समाजवादी पार्टी जो है वरुण गांधी को टिकट देने वाली है। अभी तक तो वरुण गांधी जो है वो बीजेपी में है और ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है या खुद वो पार्टी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चुनाव में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहले चरण के लिए शुरू हो गई है। क्या कुछ नियम बनाए गए हैं नामांकन के दौरान? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब भी नामांकन के लिए जाते हैं जो प्रत्याशी हैं वो अपना एक तरीके से प्रदर्शन दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन का समय भी होता है नामांकन के दौरान। तो क्या कुछ नियम बनाए गए हैं नामांकन के दौरान? जो प्रत्याशी आते हैं, रैली और जुलूस निकालते हैं, उसको लेकर क्या है? नामांकन के दौरान कितने लोगों को अंदर एआरओ के ऑफिस में जाने की अनुमति है?
फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए आरओ के जो कार्यालय में है वो 5 लोगों के प्रवेश करने की अनुमति है, और देखा जाए जो कार्यालय होता है, कार्यालयों के दायरे पर करीब 100 मीटर से अधिक जो है 3 वाहनों की सिर्फ खड़े होने की अनुमति है, और उसके बाहर ज्यादा संख्या में जो है जो प्रत्याशी के कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं वहां पर भीड़ भाड़ न करने पाए। और उसके साथ साथ देखा जाए जो पीएससी के जवान है, पुलिस के जवान है, आरएएफ के जवान है, ये लगातार वहां पर मौजूद रहेंगे और किसी भी प्रकार से दंगा न भड़कने पाए और किसी प्रकार से जुलूस न निकाला जाए। और लगातार इस चीज को लेकर निगरानी भी जो पुलिस विभाग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा बिल्कुल करती हुई नजर आई। आपने अभी कहा कि मुजफ्फरनगर जो सीट है वहां पे भी नामांकन पहले लिस्ट में शामिल है, पहले चरण में चुनाव वहां होने वाले हैं। और खास बात यह कि किसी भी सपा, समाजवादी पार्टी या फिर ये कहे इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच जो है वो ज्यादा मामला जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल की बात कर रही हैं, एक दूसरे को हराने की बात कर रही हैं। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बावजूद भी अभी पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट है उनका ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि चुनाव नामांकन के समय आ चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की कर दी गई है और ऐसे में भी अभी पार्टियां जो है वो लेट लतीफ चल रही हैं, कहीं ना कहीं सबको जो है वो हार का डर नजर आ रहा है और हर तरीके से कैंडिडेट के मामले में वो एकदम सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं कि उन्हें जो कम से कम नुकसान उठाना पड़े? बिल्कुल, जिस प्रकार से हम अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो जो पश्चिम से बात किया जाता है वहां पर लगातार देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई थी। जो 3 सीटें थी वो आरजेडी को जो मिली थी, रालोद की जो है उसको मिली थी। लेकिन इस बार देखा जाए 22 वाले चुनाव में उनका जो है गठबंधन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी प्रत्याशियों की बात करें तो किसी भी प्रकार का जो प्रत्याशी जो है नहीं वहां पर उतारा है। लेकिन लगातार इस चीज को लेकर बैठक चल रही है कि वो पहले देखते हैं कि भाजपा प्रत्याशी उतारे, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारे, तो लगातार इस चीज को लेकर पार्टी कार्यालयों में बैठक चल रही है। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की चर्चा हो रही है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों को जो है ऐलान किया जाए और लगातार इसको लेकर पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है। लेकिन जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात किया जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, तो उन सीटों पर ज्यादातर वो निगरानी करते हुए नजर आ रही हो और वहां पर रेड जोन बनाया गया है कि इन सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ता, तो उस सीटों पर खासकर वो निगरानी कर रही है, वो उसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं और वो दिग्गज प्रत्याशी उतारे, वो इंतजार कर रही है कि इसके पहले समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारे तब भारतीय जनता पार्टी वहां से प्रत्याशी उतारे। और जो गठबंधन है, उन गठबंधन के जो नेता है, बड़े नेता, उनको साथ भी लगातार बैठक हो रही है, क्योंकि देखा जाए उन्होंने क्लियर किया कि उनके जो प्रत्याशी होंगे उनको दिया जाए, तो लगातार इसको लेकर बैठक चल रही है। और हम आज रामपुर की बात करें तो वहां पे भी समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रकार के प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि ये गढ़ आजम खान का गढ़ माना जाता है। लेकिन आजम खान जी इस बार देखा जाए चुनाव में वो जेल में है और उनके बगैर ही जो वहां पर जो है चुनाव होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी भी वहां से भी प्रत्याशी नहीं उतारा और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा और ना समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर तो प्रत्याशी उतारा हो। लगातार इसको लेकर मंथन चल रही है, बैठक चल रही है। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और नामांकन की प्रक्रिया के अंदर ही इनको अपने प्रत्याशी जो कैंडिडेट है वो वहां से उतारना पड़े। जी अमित, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, रामपुर की सीट जो है वो एक समय में समाजवादी पार्टी की सबसे हॉट सीट मानी जाती थी और आजम खान का जो गढ़ है और सीट पर जो है आजम खान परिवार का जो है वो एक तरीके से दबदबा था। बात करें पीलीभीत पे, पीलीभीत में भी बीजेपी का दबदबा था, वरुण गांधी वहां से सांसद रहे हैं और पहले मेनका गांधी वहां से रही थी। तो ऐसे में जो ये माहौल क्रिएट हो रहा है कि आजम खान जो है वो जेल में है, वहीं पीलीभीत में वरुण गांधी जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के कार्यशैली पर, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर वो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या नया कुछ देखने को मिल सकता है या फिर वरुण गांधी को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो बीजेपी के लिए पीलीभीत में कितना चैलेंज होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए पीलीभीत की जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वहां के लोग जो है काफी जुड़े हुए हैं। वरुण गांधी के लिए ये सीट बेहद अहम नजर आती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पेशकश की जा सकती है, सीट के लिए वरुण गांधी के पास जा सकती है सपा। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी केदारनाथ में वरुण गांधी की। तो ये जो पेच फंस रहा है, पीलीभीत का मामला है, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा, रामपुर की सीट पे जो आजम खान की गैर मौजूदगी में अगर चुनाव होता है तो वो सपा के लिए कितना नुकसानदेह है?
बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए हॉट सीट मानी जा रही है पीलीभीत, जिस प्रकार से देखा जाए क्योंकि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारा गया है। फिलहाल ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो वरुण गांधी का वहां से टिकट करने की संभावना है कि वहां से उनका टिकट कट जा सकता है, और इसको लेकर लगातार बैठक चले, मंथन चले। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां से भी लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वरुण गांधी को वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और इसको लेकर भी बैठक फिलहाल अभी किसी प्रकार का ये जो है क्लियर नहीं हो पाया है कि वहां से जो किसको टिकट दिया जाएगा। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है कि वरुण गांधी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और उनका टिकट कर सकता है, तो फिलहाल समाजवादी चाह रही है कि उनको वहां से टिकट दिया जाए। मुलाकात होने की संभावना बताई जा रही है, प्रत्याशी को बताने की संभावना बताई जा रही है। रामपुर की बात करें तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आजम खान का गढ़ रहा है, और जिस प्रकार से आजम खान इस बार जेल में है और उनके गैर मौजूदगी पर चुनाव होना है, फिलहाल देखा जाए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी ऐसा दिग्गज प्रत्याशी वहां उतारने की जो है कर रही है कि जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है बराबर की टक्कर दे सके। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अभी भी किसी प्रकार के नामों का ऐलान नहीं हो सका। फिलहाल हाल ही में लगातार इसको लेकर जो है बैठक हो रही है, और जो इसकी जो है प्रत्याशियों की सूची है वो जल्दी आने की संभावना बताई जा रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से नामांकन का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में पार्टियों के ऊपर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने का दबाव है, और किसी भी समय जो है वो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पार्टियों की तरफ से की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए चुनाव में क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और पहले चरण के चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नामांकन पत्र जो है वो पहले चरण के लिए दाखिल करने का जो समय है आज से शुरू हो गया है। आज से नामांकन के लिए प्रत्याशी जो है वो आरओ ऑफिस पहुंच सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की 45 सीटों पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को ही बैठक में 40 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं, जिसकी सूची आज जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की 45 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर दोबारा विचार विमर्श हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के मंथन में कांग्रेस जुटी हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को 11 राज्यों की करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की थी, लेकिन केवल 40 सीटों पर ही बात बन पाई। पार्टी नामों की घोषणा आज कर सकती है। बता दें कि ये कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची होगी। अब तक कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में 82 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पहली सूची में पार्टी ने 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है, और आज 40 उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर बीजेपी उन पर चौतरफा हमलावर हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी को एंटी हिंदू करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदू आस्था का अपमान करते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, वैसा किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में अब कांग्रेस अलगाववादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बार बार हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, यह उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। क्या मतलब है इसका? आज थोड़े हम गुस्से में हैं और बहुत सही रूप से गुस्से में, देश गुस्से में है। राहुल गांधी क्या समझते हैं अपने आप को? हिंदू आस्था का इस तरह से वो अपमान करते रहेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। शक्ति को क्या समझते हैं? भारत की नारी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश की प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा दक्षिण भारत की सारी देवियों की चर्चा की है।
माँ दुर्गा भी शक्ति हैं, माँ सरस्वती भी शक्ति हैं, माँ लक्ष्मी भी शक्ति हैं, महादेवी भी शक्ति हैं, कामरू कामाख्या भी शक्ति हैं। तो शक्ति तो हर जगह बैठी हुई है ना। तो इस हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बात को काइंडली समझें आप। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? उनको करने दिया जाएगा क्या? और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना। और जो वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका भी हाल वही था। कभी राहुल गांधी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। एक प्रोफॉर्मा को टिप्पणी कर दी तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और देश इसका जवाब देगा। इस चुनाव में इसको हम जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो देश की आस्था का सम्मान भी उस प्रक्रिया का एक अंग होता है। इस तरह से अगर आप देश की प्रमुख आस्था का अपमान करेंगे तो स्वाभाविक है ये विषय तो उठना चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? हिंदू आस्था का अपमान करना इन लोगों की फितरत हो गई है और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। गोरखपुर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। गोरखपुर सदर और बांसगांव सीट पर 1 जून को मतदान होगा। दोनों सीटों पर 7 से 14 तारीख तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं गोरखपुर सदर का नामांकन एडीएम एफआर के कोर्ट में, जबकि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का नामांकन एडीएम भू राजस्व यानी सीआरओ कोर्ट में किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण करुणेश ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कुल 2064 मतदान केंद्र और 3678 मतदान स्थल बनाए जाएंगे, जिसमें 208 मतदान केंद्र संवेदनशील और 26 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। गोरखपुर में 2 फेज में इलेक्शन होगा। जो खजनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पार्ट ऑफ संत कबीर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो 6 फेज में कवर होगा। और जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 7th फेज में होगा। जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन या डेट ऑफ नॉमिनेशन जो शुरू होगा वो 7 मई से होगा। जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है 14 मई है। जो स्क्रूटनी का डे है 15 मई है। नाम वापसी विड्रॉल का जो डेट है वो 17 मई है। जो इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा वो 1 जून को है और जो काउंटिंग होगा 4 जून को होगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तिथियों की भी घोषणा की गई है और कल से ही पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग कल ही करते हुए इसके प्रावधानों की जानकारी दी गई है और इन सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, सीओज और एसडीएम्स और इसके साथ साथ थाना और तहसील के जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए लगातार भ्रमणशील रहते हुए इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो हमारे वोटर्स हों, कैंडिडेट्स हों या इस चुनाव प्रक्रिया में लगे हमारे कर्मी हों या जहां पर हमारी मतदान होना है, मतदान केंद्र हैं जहां पर ईवीएम रखी जाएंगी, इन सभी चीज़ों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास की बात जरूर कर रही हैं, पर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसा भी गांव है जहां 50 सालों से गांव में रोड नहीं बनी है। सिर्फ ग्रामीणों के साथ वादे ही किए गए हैं। अब जब चुनाव के समय नेता गांव-गांव जाकर वोट मांगने की तैयारी में जुटे हैं तो ग्रामीणों ने गांव में बोर्ड लगा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इतना ही नहीं, जब अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे तो राजनीतिक वादों से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। जैसे ना ही तुम्हारे गांव में रोड है, ना ही गांव में 50 साल से खम्मा गड़े नरेश सिंह चौधरी के जमाने से आज तक तार नहीं है आधे गांव में, और आए दिन छापा पड़ रहा था। ठीक है, हाँ, आए दिन छापा उड़ने की वे आए गए जय साहब
उनने 20 नाम लिख दे साथ में निकलने की इतनी परेशानी है। और शाम के पहुंच जाओ मन, कहीं काऊ पे 20,000 ले, काऊ पे 10,000 ले। क्या ये भाजपा सरकार है? अब मौके अब हमारे पास सबूत है। मामला ये है, करीब ये मान के चलो करीब 50 वर्ष पुराने ये खरिंजा हमारे गांव में पड़े हैं, जिसमें ये खरिंजा तो करीब अभी लल्ला मान सिंह जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उन्होंने बिछवाया, बाकी तो यहाँ ऐसे डला है। और कम से कम 2-3 बार सांसद हमारे यहाँ से भाजपा के 1-2 बार रह चुके, 1-2 बार सपा भी रह चुके हैं। और इस समय अजीत पाल जो राज्य मंत्री हैं 2 बार मंत्री भी यहाँ से रह चुके हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं यहाँ किया है। कहते तो हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हर गांव में सड़क, रोड, पानी, बिजली सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई सड़क, वो तो आपके सामने जो नजर आ रहा है वो सामने देखो, जो सड़क बिजली पानी समस्या है कि जनता परेशान है, ये तो आपको सामने दिखा रही है। अच्छा, अभी प्रशासन भी तो आया है आपके गांव में, क्या है? तो प्रशासन तो अभी थोड़ा बहाना बना के अपने धोखा दे के चला जाएगा वो अपनी जनता बैठा करने के लिए। इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।